ये कहानी एक उस आम इंसान की है, उसके पैशन की है, उसके कंपैशन की है, उसकी मेहनत की है, उसकी पॉपुलैरिटी की है, जो कि 1970s के दौर में दरियागंज दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस की शॉप चलाता था और देखते ही देखते अपनी मेहनत और अपनी एफर्ट के थ्रू, अपने ब्रिलियंट माइंड के थ्रू वो म्यूज़िक इंडस्ट्री का सरताज बन गए और बहुत दिनों तक उसने ये रुतबा कायम रखा। साथ ही साथ उसकी एक ये भी सोच थी कि एक एस्टैब्लिश कलाकार को चांस देने से ज़्यादा अच्छा है कि नए-नए टैलेंट को आगे लाया जाए, क्योंकि जो एस्टैब्लिश स्टार है, वो अपना काम खुद ही अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक नया चेहरा, एक न्यूकमर हमेशा एक मौके की तलाश में रहता है। इन नए चेहरों में शामिल किया सोनू निगम, पूर्णिमा जैसे नामों को, जिनको मौका देकर के आज हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। मैं बात कर रही हूँ गुलशन कुमार की, टी सीरीज़ कंपनी के मालिक, कासेट किंग कहे जाने वाले गुलशन कुमार। 1974 का दौर चल रहा था, दरियागंज में रहने वाले गुलशन कुमार अपने बड़े-बड़े सपनों को लेकर के शिफ्ट हो गए नोएडा। नोएडा में शिफ्ट होने के बाद में वहाँ पर उन्होंने अपनी सुपर कैसेट नाम की एक कंपनी खोली। ये सुपर कैसेट कंपनी कैसेट को मैन्युफैक्चर करती थी और सस्ते दामों में इन्हें बेचा करती थी। धीरे यहाँ पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो गई और गुलशन कुमार के कैसेट इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ हो गई और बहुत जल्दी-जल्दी उनके कैसेट्स बिकने लगे। उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होने लगा। फिर ये अपनी कैसेट की वीडियोज़ में भी काम करने लगे। यहाँ पर उन्होंने अपना एक न अच्छा खासा नाम और अपना अच्छा खासा सेटअप बना लिया था। इनका अपने काम के सिलसिले में मुंबई भी आना-जाना होता था और मुंबई में जाते हुए जिस तरह से ये मुंबई आना-जाना करते थे, इन्होंने वहाँ पर मुंबई में एक महादेव मंदिर भी रेनोवेट कराया, जिसका बाद में इनकी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल देखने को मिला। 1993 में इस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ का नाम बदल के कर दिया गया टी सीरीज़। टी सीरीज़ एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही कोई म्यूज़िक लवर ऐसा होगा जो नहीं जानता। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन कंपनी बन गया। 80s के दौर में गुलशन कुमार ने बहुत से नए-नए नामों को अपनी म्यूज़िक कवर में चांस दिया, जैसे कि सोनू निगम, कुमार शानू, उनके ही प्रोडक्शन की पैदाइश है। उन्होंने ही इनको चांस दिया जिसकी वज़ह से आज वो एक पॉपुलर नाम बने। अब ये काम होते करते 1919 में गुलशन कुमार ने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था आशिकी और इस आशिकी मूवी के नाम से सारे ही वेल नोन हैं, क्योंकि ये आशिकी सुपर डुपर हिट रही और इसका म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इस म्यूज़िक से पॉपुलर हुए 2 म्यूज़िक डायरेक्टर जिनका नाम था नदीम और श्रवण। आशिकी के हिट होने के साथ ही टी सीरीज़ का टर्नओवर बढ़ के हो गया 350 करोड़। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का 65% गुलशन कुमार ओन करते थे। अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि 80s का दौर अंडरवर्ल्ड डॉन्स का दौर रहा है। यहाँ पर किसी बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड डॉन और उनसे एक्सटॉर्शन मनी लेने का, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर, उनको प्रोटेक्शन देने के नाम पर स्टार से फिरौती लेने का दौर था, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था बॉलीवुड पे और बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर फिरौती लेने का सिलसिला जारी था। बहुत से बड़े-बड़े नाम उनको फिरौती दिया भी करते थे और उनसे वेल कनेक्टेड हुआ भी करते थे। अब यहाँ पर नदीम श्रवण इस आशिकी मूवी के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। गुलशन कुमार का ये मानना था कि हमेशा नए-नए टैलेंट को सहारा देना चाहिए, नए-नए टैलेंट को एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए जिससे वो आकर के अपना हुनर दिखा सकें और इंडस्ट्री में नाम कर सकें, क्योंकि ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड नाम है, जिनको पहले चांस दिया जा चुका है और जो पॉपुलर हो चुके हैं, वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपना काम को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हर न्यूकमर को एक पहचान की, एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है और वो प्लेटफ़ॉर्म गुलशन कुमार खुद बनना चाहते थे। अब गुलशन कुमार की सोच के साथ ही उनके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे, क्योंकि हर कोई गुलशन कुमार के साथ उस टाइम पर काम करना चाहता था। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो थी नदीम अख्तर सैफ़ी को, जिनकी जोड़ी नदीम श्रवण के नाम से जानी जाती थी। अब नदीम अख्तर सैफ़ी ये चाहते थे कि टी सीरीज़ उन्हें फ़र्दर प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि वो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर चुके थे और एस्टैब्लिश हो चुके थे। नदीम के यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस भी थे और यहाँ जानने वाली ये बात है कि उस टाइम पर टी सीरीज़ कवर सॉन्ग्स निकाला करती थी। मतलब पुराने जो ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग होते थे, उनको वो नए सिंगर को गाने के लिए देते थे और उनसे ही वो कवर सॉन्ग्स बनाया करते थे, कवर एल्बम बनाया करते थे और जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। ये उनकी राइवल इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। 1996 में नदीम ने अपना एक एल्बम प्रिपेयर किया और उसको लॉन्च करने की बात की। इसके लिए वो टी सीरीज़ में गुलशन कुमार को बार-बार अप्रोच कर रहे थे,
उनसे ये कह रहे थे कि वो इस एल्बम को प्रमोट करें और उसको लॉन्च करें मार्केट में। हालाँकि गुलशन कुमार अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने नहीं वाले थे, लेकिन फिर भी नदीम के बहुत बार इंसिस्ट करने पर गुलशन कुमार ने उस एल्बम में से एक सॉन्ग को रिलीज़ कर दिया, जो नदीम ने खुद से गाया था। रिलीज़ तो हो गया, लेकिन ये सॉन्ग बहुत ही बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। अब यहाँ पर भी नदीम इस सॉन्ग के फ्लॉप होने के लिए भी गुलशन कुमार को ही ज़िम्मेदार मानने लगे। उनका ये कहना था कि गुलशन कुमार ने इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रमोट नहीं किया, बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं की, मार्केटिंग नहीं की, इस वजह से ये सॉन्ग फ्लॉप हो गया। जबकि गुलशन कुमार का ये कहना था कि नदीम एक बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर तो ज़रूर है, लेकिन वो एक अच्छा सिंगर नहीं है। या तो उनको सिंगिंग अभी सीखने की ज़रूरत है, या तो फिर उनको इस ड्रीम पर गिव अप कर देना चाहिए। उस दौर में अबू सलीम का बॉलीवुड में दबदबा चला जाता था। सलीम जो कि पहले दाऊद का ड्राइवर था और धीरे-धीरे दाऊद के साथ काम करते-करते वो इसकी तीसरी स्पॉट अच्छा खासा प्रॉफ़िट अर्न कर रही थी। तो अबू सलीम ने कई बार गुलशन कुमार को कॉल किया था प्रोटेक्शन मनी के नाम पर, रुपये देने के नाम पर, जिसको बार-बार गुलशन कुमार अवॉइड कर दिया करते थे। गुलशन कुमार माता रानी के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे और इस करके वो हर दिन उनके नाम से हर दिन 1 लाख रुपए माता रानी के भेंट चढ़ाए जाते थे वैष्णो देवी में। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न कर रही थी, तब अबू सलीम ने एक बार फिर से गुलशन कुमार को फ़ोन किया और उनसे ये कहा कि आप इतनी दक्षिणा माता रानी को चढ़ा रहे हो, थोड़ा चढ़ावा हमें भी चढ़ा दो। यहाँ पर अबू सलीम ने गुलशन कुमार से 5 लाख पर मंथ की प्रोटेक्शन मनी माँगी ताकि गुलशन कुमार ने इसकी बात अपने भाई किशन कुमार को बताई। हालाँकि उनके पास नोएडा पुलिस से दिए हुए गार्ड मौजूद थे, इस बात को गुलशन कुमार ने अवॉइड कर दिया। गुलशन कुमार की म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारे राइवल तो थे ही, और नदीम उसमें से उनके सबसे बड़े राइवल थे। ये बताया बताया जाता है कि 1997 जून में नदीम और दूसरे इंडस्ट्री के लोगों ने एक दुबई में पार्टी ऑर्गेनाइज की और इस पार्टी में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हुए, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, और उसी पार्टी में अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े-बड़े नाम भी आए, उनमें से एक अबू सलेम भी शामिल था। अब यहाँ पर इस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई इन सब लोगों की प्रेज़ेंस में कि गुलशन कुमार के साथ क्या करना है, या फिर ये कह लीजिए कि किस तरह से गुलशन कुमार की जान लेनी है, उनका मर्डर करना है, इसकी बात तो इसका पूरा डिस्कशन उस पार्टी के अंदर किया गया। इस पार्टी के बाद जुलाई 1997 में सुभाष घई और राजीव राय नाम के बहुत ही जाने-माने डायरेक्टर्स के ऊपर एक जानलेवा हमला कराया गया। जबकि हालाँकि इस जानलेवा हमले में दोनों की जान बच गई। जब एक रिपोर्टर ने अबू सलीम से अगस्त 1997 में इसके बारे में ये पूछा कि क्या ये हमला आपके द्वारा या आपके ही गैंग के थ्रू कराया गया है, तब अबू सलीम ने ये कहा कि ये हमला सिर्फ डराने के लिए था, ये जान लेने के लिए नहीं था, और इस वीक के अंदर अंदर ही, मतलब जब उस रिपोर्टर से अबू सलीम की बात हो रही थी, उस वीक के अंदर अंदर ही अबू सलीम ने ये कहा कि हम एक बहुत जाने माने नाम, इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम को खत्म कर देंगे और बड़ी घटना को अंजाम देंगे। अब उस रिपोर्टर ने अबू सलीम की ये कही हुई बात सीधे पुलिस को जाकर के बता दी। अब जब पुलिस को ये बात पता चली, उसने बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल लोगों की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। जिस दिन रिपोर्टर की अबू सलीम से ये बात हुई, जिस दिन अबू सलीम की उस रिपोर्टर से ये बात हुई, उसी दिन अबू सलीम ने गुलशन कुमार को भी फ़ोन किया। वापस से गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए फिरौती के माँगे, पर अबू सलीम ने गुलशन कुमार से नदीम के बारे में बात की कि वो क्यों नहीं नदीम के गाने को सपोर्ट करते हैं। तब वहाँ पर गुलशन कुमार ने वापस से वही बात रिपीट की कि नदीम एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है, लेकिन एक अच्छा सिंगर नहीं है। इस कॉल के 4 दिन बाद वापस से अबू सलीम ने गुलशन कुमार को फिरौती के लिए फ़ोन किया। 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार लोखंडवाला से महादेव मंदिर, जी वही महादेव मंदिर जिसको गुलशन कुमार ने अपनी मुंबई की विज़िट के टाइम पर रेनोवेट करवाया था, वहाँ लगभग सवा 10 बजे जब पूजा अर्चना के लिए वो पहुँचे, जो कि उनके घर से लगभग-लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर था। उस मंदिर के सामने ही एक दुकान में 3 लोग उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही गुलशन कुमार उस मंदिर से पूजा करके बाहर निकले, वैसे ही उन तीनों हत्यारों ने अपनी 9 mm की पूरी पिस्टल गुलशन कुमार पर खाली कर दी।
अब वहाँ से ताबड़तोड़ जैसे ही गुलशन कुमार को लेकर के लोग हॉस्पिटल भागे, एक ऊपर हॉस्पिटल पहुँचाया गया, वहाँ पर उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया। अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद मुंबई पुलिस ने इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और यहाँ पर पुलिस ने 18 लोगों को अरेस्ट किया। अब इन 18 लोगों को इंक्वायर करने के बाद फाइनली 3 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने गुलशन कुमार को शूट किया था। उसमें से एक था दाऊद मर्चेंट, दूसरा उसका भाई अब्दुल राशिद और तीसरा एक और शूटर। अब इनको जब इंक्वायर किया गया तब इन्होंने ये बताया इंसिडेंट के बाद उनको 25 लाख रुपए टिप्स कंपनी के ओनर रमेश तोहरानी ने दिए थे। वहीं पुलिस के कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर ये बताया है कि गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग उसी पार्टी में की गई थी जो पार्टी नदीम ने दुबई में दी थी और वहीं पर गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग की गई थी और उसी पार्टी में जिस पार्टी में इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल थे और सबको इस इंसिडेंट के बारे में इस प्लानिंग के बारे में पता था। सिर्फ यहाँ पर रमेश तिवारी और नदीम का नाम सामने आया था। नदीम उस टाइम में इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे, वो लंदन में मौजूद थी। अब यहाँ पर जब बड़े बड़े नामों की बात आई तो बॉलीवुड के कई स्टार जैसे सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त से इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया कि अगर वो इस पार्टी में शामिल थे तो क्या उनको इसके प्लानिंग के बारे में पता था। तब इन तीनों ने यहाँ पर ये कहा कि हालांकि वो उस पार्टी में शामिल हुए ज़रूर थे लेकिन उन्हें इस प्लानिंग और इस प्लॉटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सिर्फ एक नॉर्मल पार्टी समझ करके इसमें शामिल हुए थे। शूटर्स को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई लेकिन टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी के अगेंस्ट ना तो पुलिस को कोई एविडेंस मिला, ना ही पुलिस उनको किसी भी मामले में चार्ज कर पाई। और जहाँ तक नदीम की बात है, नदीम को कभी इंडिया लाया ही नहीं जा सका। इस वजह से कभी भी भारत की पुलिस उसे बना ही नहीं सकी। यहाँ तक कि आज भी नदीम लंदन में मौजूद है और वहाँ पर अपना एक अच्छा खासा परफ्यूम का बिजनेस रन कर रहे हैं और आज भी वो इस केस में अक्यूज है। लेकिन मुंबई पुलिस लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ना तो उनको इंडिया ला पाई है, ना फिर ही उनके ऊपर कोई केस बना सकी है। इस तरह से इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम जो नए नए नामों को, नए नए चेहरों को चांस देना चाहता था, इंडस्ट्री की शक्ल बदलने की हैसियत रखता था, प्यारों को ना तो किसी भी तरह की सजा मिली और ना ही उनको किसी भी तरह की सजा मिलने का ही उम्मीद है। यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती है कि दाऊद मर्चेंट जिसको पेन शूटर मान करके पुलिस ने किया था वो सिर्फ डी कंपनी का एक मोहरा था। असल में गुलशन कुमार पर गोली सादिक कालिया ने चलाई तो अबू सलेम का एक बहुत ही जाना माना शार्प शूटर था और उसी को बचाने के लिए दाऊद मर्चेंट को फ्रेम किया गया।